नमस्कार साथियों। आज हमारे मेहमान हमारे बड़े भाई अजयपाल भारती जी, जो हमारे गांव सादुल्लापुर से ही हैं। साथ ही ये वेव सिटी गाजियाबाद में इनका निवास है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने ये शिलापट भारत का संविधान के उद्देश्य का है। तो हम अपने बड़े भाई भारती जी से यह आसान शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी भारतीय संविधान की उद्देशिका हमको क्या समझाती है और हमें इसको लेकर आने वाली पीढ़ी, आने वाले भारत को कैसे प्रदर्शित करना है, कैसे हमें इन शब्दों का अर्थ समझते हुए अपने व्यवहार में, आचरण में लाकर एक विकसित भारत महान बनाने का कार्य करना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सकारात्मक विकसित भारत प्रोग्राम में। तो आप अपना एक सामान्य परिचय देते हुए बताइए। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आप लोगों का कि आप लोग मेरे घर पे पधारे हैं, और मेरे पास शब्द भी नहीं है मैं किन शब्दों से आपका सम्मान करूं, क्योंकि अतिथि भव जो पहले लोग बोलते हैं तो एक भगवान का रूप होता है। और आप मेरे यहाँ पधारे, मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए आप बैठे हैं आदरणीय दिनेश नागर जी, मुखिया जी, जो सादुल्लापुर गांव से हैं, मेरे ही गांव से हैं। और वो एक सकारात्मक विकसित भारत अभियान जो पूरे देश में जगह जगह जो सोसाइटी हैं उनमें अपना अभियान बहुत तेजी से, बहुत कर्मठता से उन्होंने चलाया हुआ है। और वो उनकी जो शिलालेख है, जो संविधान की शिलालेख है, जो पहला प्रेम्बल है, उद्देशिका है, उसको लगाने का काम उनका संगठन कर रहा है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। और उनके साथ में एक साथी और हैं, आए हैं, आदरणीय प्रशांत तोंगड़ जी, जो खेड़ी ग्रेटर नोएडा से हैं। मैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं तो उम्मीद यही करूँगा कि आप जो इस संस्था से जुड़े हैं, जो आपने संगठन बनाया है, आपने जो एक सब्जेक्ट चुना है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि जिससे देश चलता है। मैं 2 मिनट के लिए और बात करूँगा। पहले इसकी जो उद्देशिका है, इसका जो अर्थ है, क्या है, वो समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो उससे भी पहले इस संविधान को, जो हमारी संविधान की ये कॉपी रखी हुई है और उसकी मूल उद्देशिका ये है, जो शिलापट पे आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि पूरे संविधान का पूरा निचोड़ है पहले पन्ने का। ये जो है, जो उनके जो आर्टिकल दे रखे हैं उसमें, चाहे उसमें जो ना जो मौलिक कर्तव्य हो, चाहे मौलिक अधिकार हो, तमाम आर्टिकल का जो निचोड़ है वो सब इस पहले पन्ने पे दिया हुआ है, जो हमारी मूल उद्देशिका है। इस संविधान को पढ़कर मैं कहूँ तो राम जेठमलानी, जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील रहे हैं, वो 84 लाख रुपए एक ही तारीख पे खड़े होने के लिया करते थे। आज तो दुनिया में नहीं है वो लोग, और क्योंकि उन्होंने इस संविधान को बहुत बारीकी से पढ़ा है जी। एक एक शब्द का जो उन्होंने बहुत गहराई से जो उन्होंने जो इस्तेमाल किया, और वो उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर के जो केसेज होते हैं उनको लड़ने के लिए जो उनकी फीस है वो 84 लाख रुपए है जी। दूसरे आते हैं उसी श्रेणी में अरुण जेटली हैं, जो बीजेपी के नेता रहे हैं, वो भी दुनिया में नहीं है, तो वो भी कम नहीं है, वो भी करीबन 45 लाख रुपए उन्होंने भी जो है इस संविधान को बहुत बारीकी से पढ़ा है। उन्होंने भी जो है इतनी उनकी फीस होती थी एक तारीख पे खड़े होने की। केस हारो जीतो अलग बात है, लेकिन कोशिश ये है कि उन्होंने केसों को बहुत फाइट किया है, फाइल किया है, और संभवतः उनको जो है जितवाने का भी काम किया, क्योंकि उन्होंने बहुत बारीकी से संविधान को पढ़ा है। जी। और एक कपिल सिब्बल है, जो कांग्रेसी नेता हैं, वो भी करीबन 35 लाख रुपए, वो तो आज मौजूदगी में है, उन्होंने भी संविधान को बहुत बारीकी से पढ़ा है, वो भी उनकी फीस 35 लाख रुपए है। तो साथियों, जो लोग संविधान को गहराई से पढ़ते हैं वो ऐसे ही पैसे कमाते हैं। संविधान हमेशा देता है,
लेता नहीं है, वो देता है। तो ये अपने आप में एक हमारा मूल ग्रंथ है। मैं तो कहता हूं हर समाज को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक कर्तव्य जानने चाहिए, अपने मौलिक अधिकार जानने चाहिए। और मैं कहता हूं एक आर्टिकल से लेके 51 आर्टिकल तक तो जरूर जरूर पढ़ें, क्योंकि जब घर से निकलते ही हम जब रात को सोते हैं, जब सुबह को उठते हैं, तो उठते ही 51 आर्टिकल तक एकदम प्रभावित हो जाते हैं, पूर्णतः लागू हो जाते हैं, बहुत तेजी से लागू हो जाते हैं। तो एक आर्टिकल से लेके 51 आर्टिकल तक हमें जरूर जरूर पढ़ना चाहिए। शुरू के 4 चैप्टर, 4 भाग। हाँ जी। तो ये बहुत जरूरी है। अब मैं जो हमारा संविधान है, मूल उद्देशिका के, इसके बारे में मैं आपसे बात कहूंगा। तो इनके जो शब्द है, जैसे इसमें लिखा है हम भारत के लोग। कौन? मैं नहीं, हम भारत के लोग, यानी तमाम जो करोड़ों इस देश के जो लोग हैं, उन सब के लिए है, उन सब पे ये बात लागू होती है। तो इसका जो अर्थ है, मैं कहूं तो हम भारत के लोग, यानी इसका अर्थ है कि भारत की जनता, भारत के लोग ही वह शक्ति है जो संविधान को शक्ति प्रदान करती है। इसका मतलब ये है जी। हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता, जो भारत की जनता है, जो भारत के लोग ही, जो भारत के लोग हैं, वह शक्ति है जो संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं, देती है। जी। इसका मतलब ये है। आगे चलते हैं। अब लिखा है इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है भारत अपने आंतरिक, यानी अपने मन में, भारत के जो लोग हैं अपने मन में, यानी भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र है। हाँ, स्वतंत्र है। किसी के वो अंडर में नहीं है। नहीं है। वो आंतरिक, यानी भारत के अंदर जो हमारा क्षेत्र पूरा कवर होता है, हाँ, और बाहरी रूप से हाँ, वो पूरी तरीके से हाँ, स्वतंत्र है। हाँ, अंदर से भी स्वतंत्र है और बाहर से भी स्वतंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक जी। और जब से भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं रहा था, तब से ये लागू है। जी। क्योंकि जब से ये देश में संविधान लागू हुआ है, और जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, वो यहाँ से देश छोड़ के चले गए हैं, तो तब से ही जो ये बात है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जी। इसका मतलब ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द का अर्थ है इसमें। आगे चलते हैं। समाजवादी, समाजवादी लिखा है ना। समाजवादी का मतलब है, इसका अर्थ है भारतीय संविधान वास्तव में ही समानता की बात करता है, जिसका अर्थ है भारत में रह रहे नागरिकों को महसूस हो कि वह एक समान है। भारत ने लोकतंत्रात्मक समाजवाद को अपनाया है। जी। इसका मतलब भी यह है समाजवादी का कि जो भारत के नागरिक हैं, उन्होंने महसूस किया है, अपने आंतरिक रूप से महसूस किया है कि वो एक लोकतंत्रात्मक समाजवाद को अपना रहे हैं। जी। प्रैक्टिकली उन्होंने अपने आप को महसूस किया है कि हम जो है ऐसे माहौल में, ऐसे समाजवाद में है, और एक लोकतंत्रात्मक समाजवाद को उन्होंने गहराई से अपनाया है। तो समाजवादी का, और आने वाली पीढ़ी अप्लाई करेगी। हाँ, इसको अंतिम चरण तक ले जाने का प्रयास करेगी। जी 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 जी। हाँ, आने वाली जो पीढ़ी है वो भी ठीक उसी तरह जो है, जैसे हम भारत के लोगों ने ये चीज अपनाई है, तो वो लोग भी ऐसे ही अपनाएं। जी। आगे चलते हैं। ये है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष लिखा है ना, धर्मनिरपेक्ष। इसका अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। जी। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। जो भी धर्म होगा वह भारत की जनता का ही होगा, जिसमें सरकार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं होगी। ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो किसी भी धर्म का आदमी है, कोई भी, उसे पूर्ण रूप से जीने का अधिकार है। उनका वो अपना धर्म है, वो मतलब कुछ भी माने,
है नहीं, पूजा पद्धति है हाँ अपनी अपनी पूजा पद्धति है, जो भी है वो सब आजाद है, जी। उसमें किसी का हस्तक्षेप क्षेप नहीं नहीं होगा, होगा। कोई रोक टोक नहीं करेगी, ना जी। तो सरकार करेगी ना ही प्रत्येक व्यक्ति करेगा, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जी ये हमें जो भारत का संविधान है, जो उसके मूल उद्देश्य का है, वो अपने शब्दों में बयां कर रही है। जी, ये सपने हैं उन लोगों के हाँ, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई थी। आजादी दिलाई। वो स्वतंत्रता सेनानी हाँ, कि जैसा वो भारत देखना चाहते थे वो शब्द हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। याद जी जी। आगे चलते हैं, अब है लोकतंत्रात्मक, लिखा है लोकतंत्रात्मक। ये जी लोकतंत्रात्मक का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जो जनता द्वारा जनता के शासन के लिए जानी जाती है। जी इसका मतलब ये है कि ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें ऐसी व्यवस्था हो जिसमें जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि चुना जाए और जनता का ही शासन हो जी, और जनता की ही बात जानी जाए, जनता के लिए ही। जनता के लिए ही, जी जनता की बात सुनी जाए और जनता के लिए ही जो है जनता का ही शासन हो। जी ऐसा नहीं है, आज तो मैं देख रहा हूं कि भाई जो देश के नेता हैं वो जनता नेता के लिए काम कर रही है, जबकि नेता को जनता के लिए काम करना चाहिए। जी। देखते हैं बहुत जगह जो कि सड़कें नहीं है, जी आज जो है जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो अस्त व्यस्त हो रही है, तो ये हमें देखने को मिलती है। और कोई बहुत ज्यादा गरीब है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है नहीं, तो ये जो चीजें हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर संविधान तो समानता की बात करता है, जी संविधान तो समता की बात करता है, जी संविधान तो स्वतंत्रता की बात करता है। काहे की स्वतंत्रता है? जब जो ये सही से जो है, जो हमारे खास तौर से जो नेतागण है, जी। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, ना मैं किसी जो पर्टिकुलर किसी आदमी का नाम ले रहा, जी तो लगभग लगभग जो है एक जैसे ही है, जी है नहीं। तो जनता की आवाज सुननी चाहिए, जनता का जो दर्द सुनना चाहिए, जो क्योंकि जनता ने आपको चुन के भेजा है। जी आज मैं देख रहा हूं कि नेता के गले में जनता माला पहनाती है, जबकि नेता को जनता के गले में माला पहनानी चाहिए, जी क्योंकि उन्होंने हमें वोट करके हमें पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, संविधान विधानसभा में भेजने का काम किया। जी तो ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए। जी आगे चलते हैं तो ये गणराज्य, इसका अर्थ है कि गणतंत्र सिस्टम ऐसी शासन व्यवस्था जिसका जो संवैधानिक वास्तविक प्रमुख होता है वह जनता द्वारा चुना जाता है, वह वंशानुगत नहीं होगा, मतलब राजा का बेटा सीधा राजा ना बने, वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या किसी और माध्यम से चुना जाए, लेकिन वंशानुगत माध्यम से नहीं। नहीं। इसका मतलब ये है कि जो पहले हमारे यहाँ राजाशाही थी, जी तो राजाशाही में क्या होता था कि राजा का बेटा राजा बने। राजतंत्र। हाँ, जी पहले राजतंत्र था, जी अब लोकतंत्र है। जब से देश में संविधान आया है तो गणराज्य का मतलब वो है कि जो राजा का बेटा राजा ना चुना जाए जी और उससे जो है कि वोटिंग के द्वारा जी ही जो चुना जाए, जी वही देश में कुछ काम कर सकता है। जी और उसका मतलब यही है कि जो ब्लड रिलेशन में होते हैं, जो चुने जाते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता, चुना जाए इस बात की हमें इजाजत देता है। आगे चलते हैं, अब लिखा इसमें प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर पर न्याय की बात की गई है ना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखिए सामाजिक आर्थिक, इसका मतलब यह है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर पर भारत के संविधान के तहत न्याय दिया जाएगा, क्योंकि भारत से संविधान में धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है, जिसमें राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। जी तो वो तो पहले भी कह चुके हैं कि जो हमारा धर्म है या किसी भी व्यक्ति का कोई भी धर्म वो मान सकता है
और हर एक को आज़ादी है अपना अपना धर्म मानने की, सबको आज़ादी है रहने के लिए, लेकिन इसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो। तो हमें जो है सामाजिक स्तर से अभी जो आज़ादी नहीं मिली है, मैं कहूँ तो SC ST OBC लोगों को अभी सामाजिक स्तर से वो कहीं ना कहीं जो है वो असमानता है, असमानता है, समानता के लिए प्रयास करना है। हाँ, प्रयास करना है, सबको मिलकर प्रयास करना है। आज जो हमारे 140 करोड़ नागरिक हैं, जी जी, उसको इसके लिए प्रयास करना है। ये केवल न्यायपालिका या ये केवल विधायिका कार्यपालिका का ही उद्देश्य नहीं है, ये हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक का भी उद्देश्य है कि वो अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर इन चीजों को प्रयास करे कि ये जितना असमानता फैल रही है उसको समानता की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारी उद्देश्य का हमें उद्देश्य देती है। जी 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 हाँ। आगे चलते हैं, इसमें लिखा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द है इसमें, ये रहा स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हाँ, का अर्थ है भारत के नागरिकों को खुद का विकास करने के लिए स्वतंत्रता दी जाए ताकि उन्हें उनके माध्यम से देश का विकास हो सके। जी इसका मतलब ये है क्योंकि हमें कहीं भी बंदिश ना लगाई जाए। जी जो चीज संवैधानिक कोई आदमी काम कर रहा है, जैसे आज जो है मैं देखता हूं कि सरकारें जो काम कर रही है वो धर्म के पीछे ज्यादा दौड़ रही है, जी जबकि सच्चाई ये है शिक्षा तकनीकी रोजगार पे कोई काम नहीं हो रहा। जी आप किसी को राशन बांटने का काम क्यों करते हो? जी फ्री को पैसा देने का काम क्यों करते हो आप? जी आप ऐसा काम करो ना, उसको शिक्षा दे दो। जी एक तो शिक्षा और एक चिकित्सा। अगर देश में ये पूर्णतः जो है जो फ्री हो जाए तो मैं कहूँ देश की हालत जो बहुत अच्छी हो जाएगी। जी जबकि हमारा संविधान इस बात को भी कहता है, कहीं ना कहीं अपने शब्दों में बयां कर रहा है। जी तो ये इनको सोचना चाहिए। जैसा कि स्वतंत्रता में किस प्रकार की 5 चीजों की बात करी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। उपासना की, जी हाँ, विचार से स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करने में वो स्वतंत्र है, हाँ, विश्वास वो किसी में भी विश्वास कर सकता है, इसके लिए स्वतंत्र है, हाँ, किसी भी बिल्कुल। धर्म को, और उपासना कर सकता है वो किसी के भी, इस चीज को हमारा संविधान हमें ये अपना सकता, ग्रहण कर सकता है, ये देता है हम। जी जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, धन्यवाद आपका मुखिया जी। आगे चलते हैं, अब हमें समता, ये हमारी समता है। समता का अर्थ है, समता यह समाज से जुड़ी हुई है जिसमें आर्थिक और सामाजिक स्तर पर समानता की बात की गई है। जी जैसे हमें समता की बात है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो जो हमें किसी भी व्यक्ति का जो है, सभी व्यक्ति एक समान है, सबको हमें एक इज्जत देनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए, और सबकी आज़ादी है भी होनी चाहिए। सबको ये नहीं कोई भेदभाव हो, है नहीं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जी तो इसमें समता भी अपने शब्दों में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे उसमें जो बयां कर रहा है इस संविधान के पहले प्रियम्बल पर। और आगे चलते हैं, व्यक्ति की गरिमा। देखिए, हर एक व्यक्ति की गरिमा होती है, यानी कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन जो ना अपनी अपनी जो गरिमा है उसकी, जिसका जो सम्मान बनता है तो वो तो देना पड़ेगा ना। जी भले कोई भी हो दुनिया में, देश में हो, कोई भी चाहे हो, अपोजिशन हो, हाँ, कोई भी चाहे हो, कोई दुश्मन हो, हाँ, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना अनिवार्य है। ये हमारी प्रस्तावना हाँ, हाँ, हर एक नागरिक को आह्वान करती है, आह्वान करती है। जी जी बिल्कुल। जैसा कि हम परिवार से ले सकते हैं, हाँ, कि परिवार में हर एक व्यक्ति की गरिमा, चाहे वो चाचा हो, चचा हो, कुटुंब हो। हाँ, अक्सर देखा जाता है बच्चे छोटी छोटी बातों पर परिवार में कुछ आलोचना करते नजर आते हैं। जी जी, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारी प्रस्तावना कहती है, उद्देश्य का कहती है। तो ये अपने आप में जो व्यक्ति की गरिमा हमें रखनी चाहिए। जी अब है राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये बहुत बड़ी बात है। जी राष्ट्र की एकता अखंडता का अर्थ है भारत विविधता में एकता वाला देश है, जो भारत की विशेषता है, पहचान है, जिसे बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में कहा गया है। जी जो
भारत की जो उद्देशिका है, जो उसमें कही गई है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, जी क्योंकि हमें इसको बिल्कुल बांध के रखना है। जी प्रत्येक व्यक्ति को जो न किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, देश की भावना को ठेस ना पहुंचे। हमें एक ऐसा जो है देश बनाना है जिसमें जो पूरे राष्ट्र की, भले ही कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, सबकी जो एकता बनी रहे, अखंडता जो बनी रहे, कहीं भी टूटे ना। अगर देश की बात आए तो सबको एक होकर काम करना चाहिए। तो हमें ऐसा प्रयास करना है, ऐसा प्रयास अपने करना। शब्दों में, अपने कार्यों में, जी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक ऐसा कृत्य ना करे जी जो राष्ट्र की एकता को हाँ खंडित करे जी या अखंडता हाँ को खंडित करे। हाँ तो प्रयास ये करना है अपने अपने स्तर पर कि ये हम अपने स्तर पर, अपने परिवार के स्तर पर, अपने समाज के स्तर पर ये ध्यान रखें। जी, ये बिल्कुल सही बात है आपके मुखिया जी, धन्यवाद। आप भी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। आपने भी जो है कुछ शब्द जो मुझसे छूट भी गई है, वो आप उसका विश्लेषण कर रहे हैं। जी। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। आगे चलते हैं। बंधुता, बंधुता भी ये शब्द है इनका। बंधुता का अर्थ है कि सभी भारतीय नागरिकों में आपसी जुड़ाव की भावना पैदा होना। इन सभी का मूल्य प्रस्तावना के माध्यम से संविधान का उद्देश्य बताया गया है। जी यानी बंधुता का ये है कि कोई ईसाई हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैनी हो, सब में आपस में जो ना एक बंधुता होनी चाहिए। क्योंकि जब तक बंधुता नहीं होगी तब तक जो है देश में जो राष्ट्र की एकता नहीं बन पाएगी, अभाव रहेगा एकता का। हाँ, एकता का अभाव, यानी कि बंधुता रहेगी, एकता रहेगी, तभी वो जो है आगे देश तरक्की करेगा। तो ये बंधुता होनी चाहिए। ये हमारा जो पहला प्रम्बल है वो इस बात को बयां करता है। आगे चलते हैं। अंगीकृत, देखिए 26 नवंबर 1949 जब पार्लियामेंट में संविधान सभा में 394 आर्टिकल में लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को मैं संविधान बोल रहा हूं और मैं लागू हो गया हूं। जी है नहीं? क्योंकि जिस दिन माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन तो जन्मदिन मनाते हैं ना। जी और कायदे में तो 26 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये संविधान को सौंपने का काम किया तो उसी दिन से लागू होना चाहिए। जी लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो लागू किया है या दिखाया है सरकार ने, इसके ऊपर कहीं ना कहीं उसका कुछ अलग विश्लेषण है। ऐसा क्यों हुआ, वो हालात क्या थे उस समय के, वो तो वो जाने। लेकिन मेरा यही कहना है कि जिस दिन माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन ही जो है उसी दिन जन्मदिन मनाते हैं, पूरा परिवार मनाता है। जब संविधान का जन्म 26 नवंबर 1949 को हो गया है तो उसी दिन से लागू क्यों नहीं, ये सवाल भी कहीं ना कहीं उठता है, जबकि 394 आर्टिकल में लिखा हुआ है। उसमें अंगीकृत का अर्थ है जिसे अंगीकार किया गया हो, जिसे अपने ऊपर लिया गया हो, जिसे स्वीकार किया गया हो, जिसे ग्रहण किया गया हो। जी यानी जो हमारा ये पूरा जो इसमें हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, तमाम जो शब्द जो दिए गए हैं जी, जिनका मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा इसका समझाने की कोशिश की है और उसका अर्थ बताने की कोशिश की है मैंने, उन शब्दों को अपने अंदर प्रत्येक नागरिक, पूरे देश के करोड़ों लोग इसे अंगीकार करें, अपने अंदर स्वयं ढालें, अपने ऊपर लागू करें, अपने परिवार पर लागू करें। और ऐसा विचार जो है समाज में, देश में जाकर भी हमें ये सोच देनी होगी कि वो भी अपने इसको अंगीकार करें और इसको अपनाएं और मतलब ग्रहण करें
ये मतलब ये सिर्फ एक पेज न रहकर, हाँ स्वतंत्रता सेनानियों का जो सपना था वो हाँ एक पेज या एक किताब न रहकर हाँ वो हर एक हिंदुस्तानी, हर जी एक नागरिक के जी आत्मसात हो। जी जी अब परिवार के स्तर पर हाँ और बच्चे मतलब यानी अपनी टेबल पर हाँ संविधान की प्रस्तावना मौलिक कर्तव्य को लगाते हैं, जी जी तो इससे एक बेहतर प्रयास, एक बेहतर हम कल्पना कर सकते हैं विकसित भारत की। जी 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 विकसित भारत, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, सही आपने बोला। तो आगे चलते हैं। अधिनियमित, अधिनियमित इसका भी अर्थ बहुत बड़ा है। अधिनियमित का अर्थ है एक वैधानिक रूप से बनाया गया नियम या कानून, उसे हम अधिनियमित कहते हैं। जी जो इस संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट है, जो ड्यूटीज है जी और यानी मौलिक अधिकार है, जी मौलिक कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक को हमें अधिनियमित यानी एक ये जो कानून का दस्तावेज है और इसी दस्तावेज पर पूरे देश के लोगों को चलना होगा, जी ये हमें प्रेरित करता है। जी तो इसका मतलब ये है अधिनियमित का। जी और आगे चलते हैं। आत्म अर्पित, आत्म अर्पित करते हैं। जी आत्म अर्पित ये लिखा है, जी इसका अर्थ है अपने आप को किसी जीव या वस्तु या कार्य के प्रति जो आत्म त्यागी हो, जिस पर अपना अधिकार ना हो, उसे हम आत्म अर्पित कहते हैं। जी ये बहुत बड़ा अर्थ है इसका, जो है यानी इसमें लिखा है कोई जीव या वस्तु, जैसे आज देखा होगा कि बहुत सारे जीव हैं, जी बहुत लोग जो उनका शोषण करते हैं, जी है नहीं, और या कोई वस्तु उस पे या कोई कार्य के प्रति जो आत्मत्यागी हो, यानी जो यानी किसी भी चीज का जो बेकार चीजें हैं जिनका जो का त्याग करता हो, उस पे अपना अधिकार ना हो, उसे हम आत्मर्पित कहते हैं। जी यानी जो भी चीज है हमें अच्छी चीज ग्रहण करनी चाहिए, जी अपनी आत्माओं में जो है जो हमारा जो का संविधान है, जो उसके जो मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है, जी जो उसमें तमाम चीजें जो दी गई हैं, जी उसे हमें मानना होगा, जी अपने अंदर वो जो आत्मार्पित करनी होंगी। जी तभी जो ना ये हमारा देश एक अच्छा, बहुत अच्छा देश बनेगा। जी तो ये पूरी जो है उद्देशिका की जो हमने कोशिश किया इसे समझाने का, जो एक एक शब्द है जिनका अर्थ मैंने आपको कहीं ना कहीं बताया है, जी तो ये उसका अर्थ मैंने आपको बहुत अच्छी कोशिश से मैंने समझाने का काम किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। आप लोगों ने जो इतनी बैठ के सुना और आपने इच्छा जाहिर की कि भाई मूल उद्देश्य का बताने का थोड़ा हमें आप समझाइए, वो मैंने आपको प्रयास किया है। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे मित्रों, जो ये आज विचार आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, ये केवल सिर्फ अजयपाल भारती जी के विचार नहीं, ये हर एक नागरिक के अंदर जाने चाहिए। हमारे अंदर ये विचार आते हैं अपनी प्रस्तावना को लेकर, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को लेकर, तो ही हम आने वाली पीढ़ी को, आने वाली युवा पीढ़ी को, आने वाले समय में जितने भी हमारे बच्चे होंगे उनको दे पाएंगे, और उनको देकर ही हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं। आज 2025 चल रहा है, जैसा कि आपको पता है। क्या हम 2047 या 50 तक विकसित भारत बना पाएंगे? तो आप सभी से निवेदन है कि आप इन विचारों को ग्रहण करें, आत्मा से ग्रहण करें, और अपने बच्चों की टेबल पर संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य का प्रियम्बल जरूर लगाएं, स्टडी रूम में लगाएं, साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों को भी जरूर लगाएं, जिससे कि हम आने वाले भारत को, आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भारत दे पाएं जो अन्य देश हमारे भारत के लिए भी उदाहरण पेश करें कि भारत, विकसित भारत जैसा हमारा देश बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान। जय संविधान। जय संविधान।